अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या होता है। अब हम अगर देखें ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को, तो जिसको आमतौर पर ओसीडी कहा जाता है, इसमें दो चीज़ें आती हैं जो मेन हैं, ऑब्सेशंस और कंपल्शंस। अब हम देखते हैं कि ऑब्सेशंस क्या होते हैं। बेसिकली जो ऑब्सेशंस होते हैं ये परसिस्टेंट एंड रिकरेंट थॉट्स एंड इमेजेस होते हैं। वो ख़यालात या तस्वीर जो बार बार मुस्तकिल तौर पर जहन में आ रहे होते हैं, जो कि अनवांटेड होते हैं, इन पर इंसान का कोई इख्तियार नहीं होता, इन्हें ऑब्सेशंस कहा जाता है। जो ख़यालात बार बार इंसान के जहन में आ रहे होते हैं, बार बार सोचें आ रही होती हैं, उनको हम ऑब्सेशंस कहते हैं। अब देखते हैं कंपल्शंस क्या होती हैं। कंपल्शंस जो होती हैं आमतौर पर वो रेपिटेटिव बिहेवियर्स होते हैं या वो जहनी काम होते हैं जो एक इंसान को ड्राइव करने होते हैं या वो फील कर रहा होता है टू परफॉर्म इन रिस्पॉन्स टू द ऑब्सेशंस। जो भी ऑब्सेशंस या थॉट्स, जो सोचें ख़यालात उसके जहन में आ रहे होते हैं, उनके रद्द-ए-अमल के तौर पर जो किरदार या रवैया वो अपनाता है, जो काम वो करता है, उसको हम कंपल्शंस कहते हैं। अब जो ओसीडी और रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं, उसमें हमारे पास जो डिसऑर्डर्स आते हैं वो आमतौर पर होते हैं ओसीडी एंड रिलेटेड डिसऑर्डर, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, होर्डिंग डिसऑर्डर, टिकोटिलोमोनिया डिसऑर्डर, एक्सकोरिएशन डिसऑर्डर, सब्सटेंस और मेडिकेशन इंड्यूस्ड डिसऑर्डर, ओसीडी एंड रिलेटेड डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन, अदर स्पेसिफाइड एंड अनस्पेसिफाइड ओसीडी। अब हम अगर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को देखें, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया वो होता है जिसकी वजह से किसी भी नफ्सियाती मर्ज़ की तशख़ीस की जा सकती है। उसकी तशख़ीस करने के लिए कौन सी चीज़ों का होना ज़रूरी है या कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अगर एक इंसान में नज़र आएँ तो हम कह सकते हैं कि उसको ओसीडी है। क्राइटेरिया ए हमें बताता है कि आपके जो क्लाइंट या पेशेंट है उसमें ऑब्सेशंस होंगी या फिर कंपल्शंस होंगी या फिर दोनों ही मौजूद हो सकती हैं। सबसे पहले हम ऑब्सेशंस को डिफ़ाइन करेंगे। दो तरीक़ों से ऑब्सेशंस को बयान किया जा सकता है। ऑब्सेशंस जो होते हैं बार बार ख़यालात और सोचों का आना, ये सब कुछ इंसान के अपने इख्तियार में नहीं होता, जो कि आपका क्लाइंट या पेशेंट जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा होता है जिन चीज़ों का, जिन डिस्टर्बेंस का। इसके दौरान में जो सोचें आ रही होती हैं वो इसके अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो वह महसूस कर रहा होता है, ये सब चीज़ें अनवांटेड होती हैं। और बहुत सारे जो इंसान होते हैं उनमें ये थॉट्स या अर्जिज़ होती हैं, वो एंजाइटी या डिस्ट्रेस पैदा करती हैं, यानी उससे इसको तशवीश पैदा होती है। उसके बाद इसमें हम देखेंगे कि जो लोग हैं, जो क्लाइंट हैं, वो इन थॉट्स को इग्नोर या सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए कोशिश करते रहते हैं कि उनको ये ख़यालात ना आए, वो इन ख़यालात से छुटकारा हासिल कर लें या फिर उनको न्यूट्रलाइज़ करते हैं दूसरी थॉट्स या एक्शन से। मतलब एक जो उनको सोच आ रही होती है वो फ़ौरी तौर पर किसी और सोच या ख़्याल को लाने की कोशिश करते हैं या फिर वो कंपल्शंस के ज़रिए भी इनको इग्नोर कर सकते हैं। कंपल्शंस क्या होती हैं? कंपल्शंस को भी हम दो तरीक़ों से बयान करेंगे। एक कंपल्शन हो सकता है कि रेपिटेटिव बिहेवियर्स हों, मतलब किसी भी काम का बार बार किए जाना। जैसे कि आपका जो क्लाइंट है या पेशेंट है वो आपको बताएगा कि वो बार बार हाथ धोएगा, चीज़ों को बार बार चेक एंड बैलेंस करेगा, बार बार चीज़ों को तरतीब देता है। एक चीज़ को तरतीब देने के बाद भी वो बार बार चीज़ों को तरतीब देता है। मसलन अगर उसने दरवाज़े को लॉक लगा लिया है लेकिन वो फिर भी बार बार चेक करेगा कि उसने लॉक लगाया है या नहीं। या फिर वो मुख्तलिफ़ मेंटल एक्ट्स करेगा, जैसा कि वो प्रेइंग करेगा, दुआएं मांगेगा, मसलन कोई भी दुआएं या वजीफ़े पढ़ना शुरू कर देगा और बहुत ज़्यादा पढ़ेगा, बार बार पढ़ेगा। काउंटिंग, मसलन वो चीज़ों को काउंट करना शुरू कर देगा। रेपिटेटिव वर्ड्स बोलेगा, मतलब कोई अगर वर्ड लिखे हों कहीं पर तो वो उनको रिपीट करना शुरू कर देगा आहिस्ता आवाज़ में और बार बार करेगा।
तो जो ये सारे बिहेवियर्स और जो रवैये होते हैं वो ऑब्सेशंस के नतीजे में परफॉर्म करते हैं। दूसरा जो कंपल्शन की हम डेफिनेशन देखेंगे वो ये है कि ऐसे बिहेवियर्स या ऐसे मेंटल एक्ट्स जो कि तशवीश को कम करने के लिए परफॉर्म किए जाते हैं या किसी भी ड्रेडफुल इवेंट को या सिचुएशन को रोकने के लिए, इग्नोर करने के लिए किए जाते हैं, वो इन मेंटल एक्ट्स या बिहेवियर्स का उनका हकीकत से कोई भी कनेक्शन नहीं होता। वो सिर्फ न्यूट्रलाइज करने के लिए जो भी जो पेशेंट होता है या क्लाइंट होता है उसको जो सोचें, जो ख्यालात आ रहे होते हैं, इन रेपिटेटिव ख्यालात या थॉट्स को, जो अर्जेस आती हैं उसको वो प्रिवेंट करने के लिए, इग्नोर करने के लिए भी कोई भी एक्शन परफॉर्म करता है तो उसको भी कंपल्शन कहा जाता है। अब क्राइटेरिया बी हम देखते हैं कि क्राइटेरिया बी हमें बताता है कि जो ऑब्सेशंस होती हैं या जो कंपल्शंस होती हैं वो टाइम कंज्यूमिंग होती हैं, यानी कि 1 घंटे से ज़्यादा भी हो सकता है एक दिन में, और मुसलसल कुछ मिनट्स के लिए भी हो सकता है, और हाथों का बार बार धोना भी हो सकता है। मतलब एक बार नहीं हाथ धोएगा क्लाइंट या पेशेंट, वो बार बार हाथों को धोएगा, वो गंदगी महसूस करेगा, इसलिए अपने उसे लगेगा कि उसके हाथों पर कुछ लगा हुआ है, वो अपने हाथों को बार बार धोएगा। और ये जो सारी चीज़ें जो आपके क्लाइंट्स में या पेशेंट्स में नज़र आती हैं, ये उसकी सोशल, ऑक्यूपेशनल और जो इम्पॉर्टेंट एरियाज़ ऑफ फंक्शन हैं उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, उसमें डिस्ट्रेस या इम्पेयरमेंट की वजह बन सकते हैं। क्राइटेरिया सी हमें बताता है कि जो ऑब्सेशंस हैं या कंपल्शंस हैं, इनकी जो अलामात होती हैं ये किसी भी ड्रग अब्यूज़ की वजह से नहीं होंगे और ना ही किसी और मेडिकल कंडीशन की वजह से होंगी। अब क्राइटेरिया डी देखते हैं कि क्राइटेरिया डी हमें बताता है कि जो डिस्टर्बेंस, जो प्रॉब्लम है आपके क्लाइंट के अंदर, या जो भी अलामात आ रही हैं आपके क्लाइंट के अंदर, ये किसी और मेंटल डिसऑर्डर की वजह से ये अलामात मौजूद नहीं होंगी। अगर हम स्पेसिफायर की बात करें तो इसमें हमारे पास सबसे पहले विद गुड और फेयर इंसाइट, यानी आपके क्लाइंट में ओसीडी के अंदर जो बिलीव्स आ रहे हैं, जो उसके यकीन हैं, उसके बारे में इंसाइट मौजूद है, वो जानता है कि ये क्या है। विद पुअर इंसाइट मतलब कि उसके अंदर जो बिलीव्स हैं, उसके जो यकीन हैं वो प्रोबेबली ट्रू हैं, यानी कि वो जानता है कि ये सही हैं। या विद एब्सेंट इंसाइट मतलब कि जो क्लाइंट या पेशेंट है उसको लगता है कि ये ओसीडी है, ये सच्चाई है, ये हकीकत है, उसे अपनी बीमारी के बारे में भी कोई अवेयरनेस नहीं होती। इसके बाद अगर टिक रिलेटेड डिसऑर्डर, मतलब अगर टिक रिलेटेड डिसऑर्डर भी है पास्ट में उसको, तो इसकी वजह से भी ओसीडी हो सकता है उसको। अब हम ओसीडी का प्रेवलेंस देखते हैं। अगर हम ओसीडी के प्रेवलेंस की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स में 12 मंथ की जो प्रेवलेंस है ओसीडी की वो 1.2% है, और इंटरनेशनली इसकी जो प्रीवलेंस है वो 1.1% से 1.8% है। अगर हम जेंडर डिफरेंसेस की बात करें तो फ़ीमेल्स ज़्यादा शिकार होती हैं ओसीडी की बनिस्बत के मर्दों के, और जो मर्द होते हैं वो ज़्यादातर चाइल्डहुड में इसका शिकार होते हैं। अब हम डेवलपमेंट एंड कोर्स की बात करते हैं। तो अगर यूनाइटेड स्टेट्स में हम बात करें तो जो औसत उम्र है वो ओसीडी की ऑनसेट की वो 19.5 ईयर्स है, और 25% जो केसेस हैं वो 14 साल की उम्र में शुरू होते हैं, और 35 साल की उम्र के बाद इनका ऑनसेट अमूमन नहीं होता। मर्दों में जो अर्लियर एज होती है ख़वातीन की निस्बत, उसमें ये होता है, और जो 25% मर्द हैं, मेल्स हैं, उसमें 10 साल से पहले की एज में ओसीडी का ऑनसेट हो जाता है। अगर हम ओसीडी को अनट्रीटेड छोड़ दें या इसका इलाज बर वक्त ना करवाएं तो ये जो कोर्स है इस डिसऑर्डर का वो क्रोनिक है, और कुछ लोगों में एपिसोडिक कोर्स भी होता है। अगर हम चाइल्डहुड की बात करें या एडोलेसेंस की बात करें तो चाइल्डहुड या एडोलेसेंस में इसका ऑनसेट होता है, तो फिर ये सारी उम्र के लिए ओसीडी की तरफ भी जा सकता है। जो 40% अफराद हैं
उनमें ओसीडी का जो ऑनसेट है वो चाइल्डहुड या एडोलेसेंस में होता है। अर्लियर एडल्टहुड में भी जो कोर्स है ओसीडी का उसको हम कॉम्प्लिकेट करते हैं, यानी कि इसमें ओसीडी के साथ कोई कोमॉर्बिडिटी हो सकती है किसी और डिसऑर्डर की। कंपल्शंस जो होती हैं वो हमें अपने क्लाइंट में या पेशेंट में वो इजीली डायग्नोज हो जाती हैं। बच्चों में जो ऑब्सेशन की निस्बत है बड़ों में वो जल्दी डायग्नोज हो जाती हैं, क्योंकि जो कंपल्शंस होती हैं वो इजीली ऑब्जर्वेबल होती हैं, इनका हम आसानी से मुशाहिदा कर सकते हैं, क्योंकि किरदार का मुशाहिदा करना आसान होता है बनिस्बत के ख़यालात का, लेकिन जो ऑब्सेशंस होते हैं उनको हम आसानी से ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते, क्योंकि वो आसानी से उनको डायग्नोज करना मुश्किल होता है। जबकि बच्चों में देखा गया है कि बहुत ऑब्सेशंस और कंपल्शंस मौजूद होती हैं। इसके अलावा अगर हम ओसीडी के ऑब्सेशंस ऑफ कंटेंट और कंटेंट ऑफ कंपल्शंस की बात करें तो जो बच्चे या एडोलेसेंट्स होते हैं उनको कंपेयर किया गया था एक सर्वे में अडल्ट के सैंपल के साथ, और इसमें यह बताया गया था कि एक जो कंटेंट होता है ये इम्प्रोप्रिएट होता है। डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस पर यानी नशोनुमा के मुख्तलिफ हिस्सों में, यानी कि रिलीजियस ऑब्सेशंस और सेक्सुअल ऑब्सेशंस का रेट हाई होता है नौजवानी में चाइल्डहुड की निस्बत, और हार्म ऑब्सेशंस जो होते हैं इनका रेट भी बहुत हाई था। अब हार्मफुल ऑब्सेशंस कौन से होते हैं? फियर ऑफ कैटास्ट्रॉफिक इवेंट, कोई भी डिज़ास्टर, कोई भी तबाही हो सकती है, यानी किसी की डेथ हो सकती है, कोई लव वन जो है वो बीमार हो सकता है। तो बच्चों में और नौजवानों में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं अडल्ट्स की निस्बत। अब हम देखते हैं कि इसमें रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं। इसमें सबसे पहले टेम्परामेंटल फैक्टर आ जाता है। ग्रेटर इंटरलाइजिंग सिम्पटम्स, यानी कि जो हायर नेगेटिव इमोशनैलिटी होती है, जो बिहेवियर होता है चाइल्डहुड में, ये जो फैक्टर्स होते हैं मेजर रिस्क फैक्टर्स होते हैं ओसीडी की डेवलपमेंट की तरफ। अगर हम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की बात करें तो बच्चों में अगर कोई जिनसी ज़्यादती हुई है या कोई जिस्मानी ज़्यादती हुई है, इस तरह के कोई केसेस हैं, या फिर कोई भी परेशान कुन ट्रॉमा इवेंट हुआ है तो उसकी लाइफ में, तो इनकी वजह से उसमें बहुत सारे ओसीडी के चांसेस हो सकते हैं। कुछ बच्चों में ओसीडी का जो ऑनसेट है उसके सिम्टम्स का ऑनसेट जो है वो अचानक ही, जिसको हम एनवायरमेंटल फैक्टर से एसोसिएट करते हैं, उसमें हमारे पास इन्फेक्शियस एजेंट भी हो सकते हैं। पोस्ट इन्फेक्शियस ऑटोइम्यून सिस्टम भी आ सकता है, जिसकी वजह से बच्चों में ओसीडी के सिम्टम्स मौजूद हो सकते हैं। अगर जेनेटिक और फिज़ियोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करें तो किसी भी फ़र्द के अगर फर्स्ट रिलेटिव में या उसकी फैमिली में अगर रन कर रहा है ओसीडी अडल्ट्स में, तो अंदाज़न उसके चांसेस भी 2 गुना बढ़ जाते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ओसीडी का जो इंट्रोडक्शन है इसकी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो काइंडली लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।